हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर फाउंडेशन सेंटर में। दोस्तों, आप लोग के लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया ये पेपर है। ठीक है, तो आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, इसे देखकर बोर्ड एग्जाम में जाएंगे और आसानी से क्या करेंगे, सारे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो आपके लिए ये क्या है, बोर्ड द्वारा जारी किया गया पेपर जो क्या हो कि आप लोग को कोई भी समस्या न हो बोर्ड एग्जाम में, इसलिए ये प्रश्न बताए जा रहे हैं। और इसको वीडियो को पूरा अंत तक बनकर देखेंगे तो आपका 70 नंबर पूरा कंफर्म हो जाएगा। क्या 70 नंबर ये आप लोग का पूरा आज ही इसी वीडियो से पूरा हो जाएगा, दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का ये जो प्रश्न पत्र है आपका 2025 में आने वाले विकल्पी, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, वो सारे प्रश्न हैं। पूरे 70 नंबर का ये पेपर है। ठीक है, तो देखते हैं, ये आपका दे रहा है कि 3 घंटे 15 मिनट। तो 3 घंटे का समय मिलता है आपको पेपर को हल करने के लिए, और 15 मिनट जो समय दे रहा है वो प्रश्न पत्र को अच्छी तरह से पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है निर्देश में, पहला पॉइंट कह रहा है आपका निर्देश कह रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को पढ़ने के लिए निर्धारित किए गए हैं, अभी आप लोग से बताए हैं। दूसरा कह रहा है कि प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ और ब में विभाजित है, 2 खंडों में ये विभक्त किए गए हैं। पहला क्या है, खंड अ, और दूसरा खंड ब। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न क्या है, जिन्हें सही विकल्प का चयन करके ओ मार्कशीट पर नीले अथवा काले वाइन पेन से क्या करना है, इसे गोले को संपूर्ण भरना है। अच्छी तरह से गोले को हम क्या कर लेंगे, भर लेंगे। ठीक है ना। आपका चौथा पॉइंट दे रहा है कि खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए गए हैं। कितने अंक निर्धारित किए गए हैं, 1 अंक प्रत्येक बहुविकल्पी के लिए निर्धारित किए गए हैं। और रहा आपका छठा जो होता है, पांचवा पॉइंट दिएगा कि आप लोग का जो भी नंबर है, जो जिस प्रश्न का जो भी अंक है वो उसके सामने दिए गए हैं, निर्धारित कर दिए गए हैं। आप पता कर सकते हैं कौन सा प्रश्न कितने नंबर का है। ठीक है, आप लोग पूरी बात समझ गए। और ये आपका विषय जानते ही हैं, 10 है। ठीक है, हिंदी है और ये क्लास 10 का है। और ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का हम प्रश्न देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है आपका दे रहा है, क्या कह रहा है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है, एम से शुक्ल युग का लेखक के ना हो। तो ध्यान दिया हमने के पहला कहता जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ध्यान देंगे आपके इसमें से अलग दिखाई देने वाले कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, जो क्या है, ये शुक्ल युग के लेखक नहीं है। आपके जयशंकर प्रसाद शुक्ल युग के हैं, प्रेमचंद्र हैं, और तो हई है लौकतना कि का हवन शुक्ल युग का लेखक हवन। तो हमने के क्या कर ली, हई हमने का डी ऑप्शन करेक्ट हो जी। कहाँ से कि हमने से ई पूछ ले बा कि जवन नहीं खे तो मन बतावे के बा। ठीक है, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कह रहा है कि पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस का रात कहानी का लेखक के बा, के रचयिता है, ई हमने के बतावल जरूरी बा। तो सभी लोग फटाफट ध्यान देंगे इस प्रश्न पे। कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, सुदर्शन हैं या यशपाल हैं, कौन हैं ये हमें ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके पूस की रात के रचयिता मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। आपका क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। और सभी लोग एक बार अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर कर देंगे और इसमें आपका पूरा 70 नंबर का पेपर हल होगा। ठीक है, लगातार आप लोग का मॉडल पेपर चल रहा है। ठीक है, और ये जो है बोर्ड द्वारा मंगाया गया पेपर है। ठीक है, जिसे बोर्ड ने जारी किया है। उदाहरण के तौर पे क्या करता है, बोर्ड जारी करता है, ये वही पेपर है, आप लोग को बिल्कुल मिलेगा इसी में से प्रश्न। कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न की सिंदूर की होली के नाटककार हैं। अब देखा जाए हमने के ई बतावे के बा कि सिंदूर का होली के खेलत रहे, पहले के का होत रहे, उतना के उ रंग उंग खरीदे में सक्षम ना रहे तो कीचड़ मिले तो कीचड़े फेंक दे।
पानी मिले तो पानी फेंक दे, ठीक है। तो ई होके होली पहले के जनाव, पहले के होली समझ में आवे कि होली होता, लेकिन आज होली बा कि जैया होली रहता तैयो तो समझ में नहीं आवत कि होली बा, नहीं तो जैया से सरस्वती पूजा खत्म होके तैया से लाल पियर लौकल आदमी शुरू हो जाओ, ठीक है। तो हमें बतावे के बाद कि सिंदूर का होली के जो नाटककार हैं ये हमें बताना है कौन है। जयशंकर प्रसाद जी हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं और हरि कृष्ण प्रेमी जी हैं। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा ये हमें ध्यान देना है। तो देखिए इनमें से आपका विकल्प हो जाएगा क्या, कौन हो जाएंगे आपके, लक्ष्मी नारायण मिश्र हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लक्ष्मी नारायण मिश्र। और फटाफट आप सभी लोग बताएंगे, कमेंट करते रहेंगे और अपने दोस्तों मित्रों के पास एक बार शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं आज के चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। क्या कहता हो, कहता ये रूस में 25 मास बीतले है न, एक और रचयिता के हो। तो पहला कहता डॉक्टर नगेंद्र हमन, प्रभाकर माचवे, राम वृक्ष बेनीपुरी और राहुल संकृत्यायन। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा ये हमें ध्यान देना है। तो ध्यान देंगे सभी लोग कि क्वेश्चन नंबर 4 का आपका हो जाएगा राहुल संकृत्यायन। क्या हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन जी होंगे, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है 5 नंबर कि माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना के लेखक कौन है, के बतैले रहे कि माटी क्या है, सोना है आपका, ठीक है। पहला कह रहा है कि कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं, दूसरा कह रहा है कि देवेंद्र सत्यार्थी हैं, माखन लाल चतुर्वेदी हैं और राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। कौन है कौन है हमें ये बताना है कि माटी हो गई सोना, ई ध्यान देगा। तो देखिए वास्तव में मिट्टी जो होता है वो सोने के समान होता है। क्या होता है, सोने के समान होता है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी में ही जितने भी फसल होते हैं सारे मिट्टी में उपजाए जाते हैं, न कि घर के ऊपर उपजाए जाते हैं, न आसमान में उपजाए जाते हैं। ये कहाँ उपजाए जाते हैं, पृथ्वी में, मिट्टी में उपजाया जाता है, ठीक है। और इसको कहने वाले व्यक्ति कौन है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। आपका क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है 6 नंबर। करे कि रीति काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है। कौन ऐसे विद्वान थे, महान व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा है, रीति काल को अलंकृत काल कहा है। पहला कह रहा है कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, दूसरा कह रहा है कि मिश्र बंधुओं ने, रामचंद्र शुक्ल ने और जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने कहा है ये हमें ध्यान देना है। तो ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग कि रीति काल को अलंकृत काल कहने वाले व्यक्ति का नाम है मिश्र बंधुओं। क्या है, मिश्र बंधुओं है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दे रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है। क्या बताना है, इसमें से देव की रचना कौन सी नहीं है, ये इस पे हमको ध्यान देना है। कह रहा है कि कवि प्रिया है, दूसरा कह रहा है कि भाव विलास है, तीसरा आपका दे रहा है भवानी विलास है और चौथा दे रहा है कि रस विलास है। तो हम देख रहे हैं कि इन तीनों रचनाओं में आपका समानता दिखाई दे रहा है। क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, विलास विलास विलास। कितना लोग को यदि गिलास, तो ये गिलास ना हो विलास, ठीक है। आपके भाव विलास, भवानी विलास और रस विलास के रचयिता देव जी हैं। कौन है, इसके रचनाकार देव जी हैं। लेकिन आपका ये जो रचना है सबसे अलग दिखाई दे रहा है, ये आपका नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपका देव की रचना जो नहीं है वही बताना है और आपका क्या है, पहला विकल्प सही है। 8 नंबर देखेंगे प्रश्न को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे, ठीक है।
8 नंबर को आ रहा है, देखते हैं 8 नंबर हमसे कह रहा है प्रश्न कि भारतेंदु युग की विशेषताएं नहीं है। जो आपके भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है उस पे हमको बिल्कुल ध्यान देना है। पहला विकल्प कह रहा है कि राष्ट्रीयता की भावना, दूसरा कह रहा है कि सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, चौथा कह रहा है कि काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा इसको हमको ध्यान देना है। कह रहा है कि भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो इसमें से भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है वो है काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। क्या है? काव्य भाषा में खड़ी बोली का प्रयोग है। आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया है। ठीक है, किसको 1943 में संपादित तारसप्तक का प्रकाशन किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला कह रहा है कि रामविलास शर्मा ने किया है, दूसरा किया है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय ने किया है, प्रभाकर माचवे ने किया है, और चौथा कह रहा है आपका गिरिजा कुमार माथुर ने किया है। ठीक है, इनमें से कौन सा विकल्प सही है ये हमको ध्यान देना है। और ध्यान दीजिएगा कि 1943 में आपका प्रथम क्या हुआ था? तारसप्तक का प्रकाशन हुआ था। क्या? 3 तारसप्तक है आपका, प्रथम का, द्वितीय का, तृतीय का। ठीक है, ये तीनों का सन जान जाइए। पहले का 1943, दूसरे का 1951 और तीसरे का हो जाएगा 1959 ईस्वी। ठीक है, ये तीनों का समय आप लोग जान गए। तारसप्तक का प्रकाशन का तीनों, प्रथम का 1943, द्वितीय का 1951, तृतीय का 1959 ईस्वी। ठीक है, इसमें और इसके रचयिता हैं आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय जी। कौन है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञाय जी हैं आपका। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा की किसकी रचना है। राम की जो शक्ति पूजा है वो किसकी रचना है। पहला कह रहा है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, जयशंकर प्रसाद की है, और तीसरा दे रहा है कि राम नरेश त्रिपाठी का है और महादेवी वर्मा का है। कह रहा है कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो राम की शक्ति पूजा जो है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। 10 नंबर प्रश्न दे रहा है आपका, कह रहा है 11 नंबर की हाथी जैसी देह है, गंडे जैसी खाल, और तरबूजे सी खोपड़ी और खरबूजे सी गाल। ठीक है, बात को समझिएगा। ठीक है, अच्छी तरह से कि आपका जो इसमें क्या दे रहा है, छंद दे रहा है, इसको पढ़ने से हमें आनंद उत्पन्न हो रहा है। क्या हो रहा है? आनंद उत्पन्न हो रहा है। और आनंद आपका इस तरीके का हो रहा है, देखा जा केहू मोट आदमी तो लोग के गाँव में हो चाहे आसपास में जाए पढ़त हो को बजा तो संगे कोनो मोट लड़का चाहे मोट लड़की पढ़त हुई तो देखिए जा ओके केहू केहू का कहला रे हथिया, का कहला अरे मोटकी, ठीक है ना, ए मोटका, इस तरह लोग चिढ़ाते हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा कि हाथी जैसा उसका क्या है, शरीर है, और क्या कर रहा है, गैंडे सी खाल, उसकी चमड़ी कैसी है, गैंडे जैसी है। तरबूजे सी खोपड़ी, तरबूजा जैसा उनका खोपड़ी बाटे, और खरबूजा के देखले बड़ा जा और खरबूजा जैसा उनका गाल बा। ठीक ना, उपरोक्त में रस बताना है। तो इस छंद को पढ़ने से हमें आनंद उत्पन्न हो रहा है
और आनंद जो उत्पन्न हो रहा है आप लोग को ध्यान देंगे, कह रहा है वीर रस, करुण रस, श्रृंगार और हास्य। तो क्या आ रहा है, हंसी आ रहा है हमें ना, आनंद आ रहा है। तो जब क्या होता है, आनंद आता है, तो उस समय हमारा कौन सा रस होता है, आपका हास्य रस होता है। क्या होता है, हास्य रस होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, ये आपका छंद है और उपयुक्त रेखांकित अंश की क्या करनी है, हमें अलंकार बताना है कि इसमें अलंकार कौन सा होगा। ठीक है ना, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपका पहला दे रहा है कि उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक और श्लेष अलंकार। तो इसमें आपका हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। कह रहा है कि जो सुमिरत सिद्धि होई, गगनायक करिवर वदन, करहूँ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि, शुभ गुण सदन उपयुक्त में छंद बताना है। क्या बताना है, छंद बताना है कि हमें कौन छंद होई। ठीक है, तो देखा जाए छंद देखल जी, तो पहला कहता सोरठा, दोहा, रोला, कुंडलिया। पहला में देखिए, इसमें हम बताएं अगर तो मात्राएं दो प्रकार की होती हैं। मात्राएं दो प्रकार की होती हैं आपकी, दो प्रकार की, और कह सकते हैं तीनों प्रकार का, कहें से कि उसमें एक विसर्ग जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपका होता है क्या, लघु मात्रा, दूसरा होता है दीर्घ मात्रा। क्या होता है, दीर्घ मात्रा। और इसमें कौन कौन आते हैं, इसमें अ आता है, छोटी ई आता है, छोटा ऊ आता है। ये आपके लघु मात्राओं में आते हैं। और दीर्घ मात्राओं की यदि बात करें, क्या दीर्घ मात्राओं को, तो दीर्घ मात्रा में आता है आ, छोटी ई नहीं बड़ी ई। ठीक है, उसके बाद बड़ा ऊ, उसके बाद ए, ओ, औ। ये जो मात्राएं हैं इनकी, ये आपके दीर्घ में आते हैं। क्या, दीर्घ में आते हैं, और लघु में अ ई उ आते हैं। ठीक है, तो आपका अब क्या करेंगे, मात्राओं को इनके गिनेंगे। ठीक है, तो देखिए दो लाइन का गिनेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। इसमें देख रहे हैं कि ओ की मात्रा है तो 2 हो जाएगा, 1 1 1 1। और इसमें छोटी की मात्रा है तो 1 1 हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। अब इसका गिने गगनायक का 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, हमने क्या कर लिया, पूरे एक पंक्ति के मात्राओं को गिनती कर लिया। अब गिनेंगे, आपका एक चरण खत्म हो रहा है, यहाँ कॉमा की है। ठीक है, आपका ये प्रथम चरण है और ये द्वितीय चरण है। तो जितनी मात्राएं, जेपी यादव जी हेलो सर, जी हेलो। और गिनेंगे प्रथम चरण का 2 3 4 5 6 7 8 2 10 1 11। कितनी मात्राएं हो गई, यहाँ तक आपकी मात्राएं हो गई 11। ठीक है ना। अब गिनेंगे दूसरे चरण के, तो 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 और 3 13। कितने हो गए, 13 हो गए। तो हम देख रहे हैं कि 11 और 13 मात्राओं पर इसमें यति हो रहा है। खुश रहिए। ठीक है, और देखिए जब क्या हो, 11 और 13 मात्राओं पर यति होता है तो हमारा क्या होता है, सोरठा होता है। क्या होता है, सोरठा होता है। ऑप्शन 13 का ए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, ये हमें बताना है।
तो देखिए इसका क्या करेंगे, संधि विच्छेद करते जाएंगे सभी का। ये दे रहा है अनुग्रह, अनुकरण दे रहा है ना, तो अनुधन करण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुधन करण। दूसरा का करे अगर तो क्या हो जाएगा, अनुधन शासन। क्या हो जाएगा, शासन। तीसरा का कहें तो सुधन गम। क्या हो जाएगा, सुधन गम हो जाएगा। और चौथे की बात करें तो हो जाएगा अनुधान वाद। ठीक है, ये चारों का हमने क्या कर दिया, संधि विच्छेद कर दिया। दीक्षा यादव 14 का सी, वेरी गुड। आपका क्या हो जाएगा, इस समय देख रहे हैं कि अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी ये तीनों आपके ऑप्शन में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। मिसबाह 14 का सी, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। कह रहा है 15 नंबर कि नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। नीलकंठ में कौन सा समास होगा, ये हमें बताना है। और देखते हैं कितने लोग बता देते हैं आपके 15 नंबर प्रश्न का। तो फटाफट आप लोग बताइए कि नीलकंठ में कौन सा समास होगा। पहला कह रहा है कि द्वंद्व होगा, दूसरा कह रहा है कि बहुब्रीहि होगा, और कह रहा है द्विगु होगा, और अव्ययी भाव होगा। इनमें से कौन सा समास हो जाएगा। 15 का बी आ रहा है, दीक्षा का, मिसबाह का आ रहा है बी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी कि आपका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन बी आप लोग का सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। कह रहा है कि बादल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जो नहीं है वो बताना है हमें। पहला कह रहा है कि नीरद नहीं है, अम्बुद नहीं है, जलद नहीं है, और जलज नहीं है। क्या है, इनमें से कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो ये देखिए, नीरद आपका बादल को कहते हैं, आपका अम्बुद बादल को कहते हैं, जलज भी आपको बादल को कहते हैं, और क्या कहें, आपका जलज जो दिया है, जलद आपका क्या होता है, बादल को कहते हैं। जलज जो होता है ये आपका पर्यायवाची होता है किसका, आपका कमल का। किसका, कमल का पर्यायवाची होता है। ठीक ना, कमल, कमल का पर्यायवाची है जलज। ठीक है ना, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि आपका ये बादल का पर्यायवाची नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर कह रहा है कि तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय वचन एक वचन बताना है कि तृतीय विभक्ति एक वचन रूप क्या होगा। जिसमें पहला दे रहा है कि युवाम होगा, त्वया होगा, त्वत्व होगा, और तुभ्यम होगा। इनमें से कौन सा विकल्प सही हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का। तो ध्यान देंगे आप सभी लोग, और देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बता देते हैं इस प्रश्न का आंसर। तो ध्यान दीजिए कि आपका सर्वनाम पूछा है। हम जानते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है शब्द, उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कहें तो क्या हो जाएगा, युष्मत का पूछा है ना, तो युष्मत का हो जाएगा त्वया। क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या 18 की तरफ। 18 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, आई काहे मछड़वा बर्दाश्त बदमाश कर दिए हैं सब, बदमाशी मर जाओ। आगे कह रहा है आपका 18 नंबर प्रश्न, 18 नंबर आपका प्रश्न कह रहा है कि आधी, क्या कर रहा है, आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का कौन प्रकार है,
कह रहा है कि सरल है वाक्य, दूसरा कह रहा है कि मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है और इनमें से कोई नहीं, और 18 का सी आ रहा है संयुक्त वाक्य। देखिए ये संयुक्त वाक्य आपका सही है, क्या है, सही है, लेकिन ये मिश्र वाक्य का भी वाक्य है, क्या है, ये दोनों विकल्प में जो दिए गए हैं आपके दोनों सही है, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य ये दोनों में आते हैं, ठीक है। ये वाक्य आपका सी ऑप्शन सही है, संयुक्त वाक्य का क्या होता है, उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, मच्छर जी किधर हैं आप, आगे बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताना है, ठीक है। कर्तव्यवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है और ई का है, इनमें से कोनो नहीं है। और फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 19 का देखते हैं। 19 का ए आ रहे हैं ऑप्शन, ठीक है, कर्तव्यवाच्य, ठीक है। और ध्यान दीजिए आपका जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने विश्व को शांति का जो संदेश दिया था, ठीक है, वो आपका क्या हो जाएगा, कर्तव्यवाच्य हो जाएगा, क्योंकि उनका कर्तव्य था ये, या किसी भी व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि अपने सगे संबंधी या क्या अपने देशवासियों को हम शांति के मार्ग पर चलने को संदेश दें, ठीक है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कर्तव्यवाच्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग 20 नंबर प्रश्न की तरफ। 20 नंबर आपका प्रश्न है, क्या कह रहा है कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक जो पद है वो व्याकरणीय परिचय क्या है, कह रहा है कि संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया विशेषण है या क्रिया है। 20 का हमें बताना है इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो ध्यान दीजिए अचानक जो शब्द है आपका क्रिया विशेषण है, क्या है, क्रिया विशेषण है। 20 का हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे देखिए आपका दे रहा है 21 नंबर प्रश्न, क्या दे रहा है, 21 नंबर प्रश्न दे रहा है 20 का सी। बहुत अच्छे मिसबा जी। आगे बढ़ते हैं 20 नंबर, जो आपका ये 6 नंबर का आता है, कितने नंबर का, 6 नंबर का आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश का पर आधारित 3 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। इस पे प्रश्न दिए गए हैं और इनका क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है, प्रश्नों का। तो हम लोग पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि पहले इसको पढ़ेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं, ठीक है। प्रश्न आपका दे रहा है पहला, क्या कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, दूसरा गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है और कुसंग की तुलना किससे किया गया है, ठीक है। ये आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं और तीनों प्रश्न का हम क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पहले हल करेंगे, क्या करेंगे, हाँ हाँ बहुत अच्छे, वेरी गुड, बहुत अच्छे मिसबा जी, एकदम ध्यान दिए हैं आप पढ़ने पर। इसकी इसी तरह हम लोग को ध्यान देना है। कह रहा है कुसंग का ज्वार बड़ा भयानक होता है, यह केवल नीति का क्या सद्वृत्ति का ही नहीं नाश करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति की गड्ढे में गिराती जाएगी, और यह अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर ले जाएगी। ये हमारा क्या है, आपका ये जो रचना है ये क्या है, मित्रता पाठ से लिया गया है। किस पाठ से, मित्रता पाठ से लिया गया है। और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके लेखक हो जाएंगे आपके, लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, क्या हो जाएंगे, रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल हैं। और यदि ध्यान दीजिएगा जब ये 2 चीज़ हमें पता है तो हम आसानी से संदर्भ लिख सकते हैं। और संदर्भ देखेंगे तो क्या कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के गद्य खंड में संकलित
मित्रता पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता रामचंद्र शुक्ल जी हैं। हाँ, बिल्कुल राइट बताए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बहुत अच्छे, आपने बिल्कुल सही बताया है कि लेखक आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और दूसरा प्रश्न आपका दे रहा है, क्या दे रहा था कि संदर्भ तो हो गया, व्याख्या करना था रेखांकित अंश का, यहाँ तक आपका व्याख्या करना है। कह रहा है कि कुसंग का ज्वार बड़ा भयानक होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को यदि क्या हो, गलत व्यक्ति का साथ मिल जाए, दोस्त बन जाए, तो वो एक बीमारी के समान होगा। क्या होगा? बीमारी के समान होगा, बुखार के समान होगा। जौले उनसे का होगा, वैद्य की तरह उनका दवाई ना करबो, तौले तू का होई उ सही ना होई। ठीक है ना? जैसे बुखार होता है, आप दवाई खाते हैं और बुखार भग जाता है, उसी तरह जब उसका साथ आप छोड़ेंगे बुरे व्यक्ति का, तो आप क्या करेंगे? अच्छे बन जाएंगे। देखो, बुरा व्यक्ति के संगे घूमबो करबो तो क्या लोग देखी तो कही कि फलाना वैसने है। पियकड़ के संगे घूमबो तो पियकड़े समझब। ठीक ना? फलाना के देखी आदमी तो का कही कि फलाना पियकड़े के संगे रहता ना, वो लागता कि चिखत है ना घड़ी। ठीक ना? तो ये कुल बात ध्यान में रखे के बाद, जौन मित्र बनावे के बाद हमने के ऐसा बनावे के बाद कि क्या करना सा, औषधि के काम करना सा, न कि बुखार का काम करना सा। ठीक है? करे कि यह केवल नीति का नहीं, सद्बुद्धि का भी नाश करता है। यह केवल जो आपका नीति है, आपका रहन सहन है, उसी का नाश नहीं करता है, ये बुद्धि विवेक का भी नाश कर देता है। देखिए, कहने का तात्पर्य यह है कि आप जो हैं क्या, जब एक गलत व्यक्ति के साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तो देखिए किसी भी व्यक्ति को घूमना फिरना, इधर उधर जाना आना अच्छा लगता है। ठीक है? क्या लगता है? अच्छा लगता है। और गलत काम इतना आपके पर हावी होगा, आप अच्छे से बाबू एकदम नया नया जारी हुआ पेपर है ये। ठीक ना? आप लोग एकदम ध्यान दीजिएगा और ध्यान दीजिए। इसके जो वो विकल्पी प्रश्न बताए हैं आपको, अभी तक अभी पढ़े नहीं होंगे, नए नए प्रश्न आपको देखने को मिले होंगे। और ध्यान दीजिए कि ऐसा तो नहीं है कि नया नया कहीं से छाप दी, नहीं। क्या करता है? इधर उधर से ले लेता है। क्या, अगर मान लीजिए कि मॉडल पेपर बनाएगा तो किताब में से ही नहीं लेगा, कि कहीं बाहर से जाएगा ढूंढने खरीदने नहीं जाएगा, कोनो सामान ना है बाबू, ये सामान ना हो, वही किताब में से का होला, एक गो प्रश्न उठा के का कर जाला, पेपर बना दिया जाला। ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया? आपका ये व्याख्या हो गया। यहाँ तक कहाँ तक करता है? बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है और बुद्धि विवेक को भी क्या कर देता है? नाश कर देता है। अगर कहें हम आसान भाषा में, तो आप एक गलत व्यक्ति के साथ रहिए। देखिए, वो जब आपसे कुछ कहेगा ना तो बहुत अच्छा लगेगा, कहेगा कि चलो घूमो चले जाए, चलो हो जा चल जा। तो देखिए, उसके साथ घूमेंगे तो तरह तरह की बातें बताएगा, ऐसी ऐसी बातें लुभावनी बातें बताएगा कि आपके मन में और आपके दिमाग पर वो घर कर जाएंगे। जब अच्छी बातें आपसे कोई कहेगा तो वो बुरी लगेंगी, और वो बुरा व्यक्ति जब बुरा बात कहेगा तो आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए आप लोग कुसंग का क्या कीजिए? साथ छोड़ दीजिए। कुसंग का मतलब कि बुरे व्यक्ति का साथ छोड़ देना है और अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना है। और देखिए, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा था कि कुसंग का तुलना किससे किया गया है। तो कुसंग का तुलना आप देख रहे हैं कि ज्वार से किया गया है। किससे किया गया है? ज्वार से किया, मतलब कि बुखार से किया गया है। ठीक है ना? बात को समझ गए? बीमारी से किया गया है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अथवा में भी जो दिया है, क्या उसको करेंगे? तो देखिए, नहीं करना रहता है, आपका एक ही प्रश्न करना रहता है कि तो अथवा वाला कीजिए, अरे कि तो अथवा वाला कीजिए। ठीक है ना? या जो पहले प्रश्न दिया था वो कीजिए, कोई एक करना होता है। ठीक है ना? हाँ हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। ज्वार से किया गया है। इसी तरह आप सभी लोग कमेंट करते रहिए और एक बार अपने दोस्तों मित्रों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है? 22 नंबर आपका प्रश्न दे रहा है, कह रहा है 22 नंबर कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश, अब गद्य के प्रश्न 6 नंबर का कर लिए, अब पद्य का आएंगे। ठीक है ना? पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जो आपका कितने नंबर का रहेगा? 6 नंबरों का रहेगा। ठीक है ना?
आगे बढ़ेंगे प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि ऊधो जाऊं तुम ही हम जाने, श्याम तुम ही हयो कौन नहीं पठायो। क्या कर रहा है, बात को समझिएगा, ठीक है। इस पूरे का हम व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन उतने का ही करेंगे जितने का देखिए बाबू, सारा प्रश्न बताना है ना। और आपका मैथ का भी क्लास चलेगा, ठीक है। तो मैथ का भी क्लास देखना है। आपके 3 प्रश्नों को देखेंगे हम लोग। पहला कह रहा है कि क्या संदर्भ लिखना है। दूसरा कह रहा है कि क्या करना है, आपको गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। ब्रज नारिणी सो क्या कर रहा है, सौजोग कहत बात कहत न लजाने का तात्पर्य क्या है, ठीक है। इसका तात्पर्य बताना है तो इसका बता देंगे इसी में आकर। लेकिन हम लोग चलते हैं 2 प्रश्नों की का उत्तर लेने, ठीक है। आपका पहला संदर्भ लिखेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो दिया है कि ऊधो जाऊं तुम ही हम जाने, आप लोग जानते होंगे, ये अगर पाठ को पढ़े होंगे सभी लोग अच्छे से तो जानते होंगे ये किसकी रचना है, सूरदास की रचना है। किसकी है, सूरदास की रचना है, ठीक है, सूरदास। और पाठ क्या है, पद है। क्या है, जब हमको पाठ और लेखक का नाम पता चल गया तो आसानी से इसका क्या कर सकते हैं, संदर्भ को लिख सकते हैं। तो कहेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश, क्या कहेंगे, गद्यांश कहेंगे, पद्यांश कहेंगे, पद्यांश कहेंगे ये, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है और इसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग बात को समझ गए होंगे। एक बार और बोलते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है जिसके रचयिता सूरदास जी हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे इसका क्या करेंगे हम लोग, अब व्याख्या करेंगे। व्याख्या किसका करना है, यहाँ से और यहाँ तक के करेंगे। कह रहा है कि हम सो कहीं लय हम सही गए जी गुनी ले सयाने, को अबला कह दशा दिगंबर मस्ट करो पहचाने। कहने का तात्पर्य है, ये उस समय की बात है जब श्री कृष्ण कहाँ थे, श्री कृष्ण थे कहाँ पे, आपके द्वारिका में। द्वारिका से भेजे थे उद्धव जी को समाचार लेने के लिए। तो भाषण देवे लगना, सखियों के लगे जुड़ के गोपियों के पास भाषण देवे लगना कि योग साधना का बात बतिया लगना। तो कहतरी सन गोपिया में कि हे उद्धव जी, आपने तो हमसे इस बात को कह दिए। क्या कह रहे हैं कि हम सो कही हम सही लिए, ये जो बात बोले हैं योग साधना की, ये हम लोग से कहे हैं, हम सह लिए हैं, ठीक है। कहीं अंदरवा जाके कहलत लगभग कुटाए गोधनी, ठीक ना, बात को समझिएगा, ठीक है। यदि हम लोग से कहे हैं हम लोग सह लिए हैं, लेकिन बाकी किसी और से मत कहिएगा। क्या कर रहा है, अबला कह दशा निगंबर मस्ट करो पहचाने। कह रहे हैं कि हम लोग नारियां हैं। क्या हैं, हम लोग नारियां हैं, एक अबला औरतें हैं। हम लोग को अबला औरत समझने की कोशिश मत कीजिए। आज जो है लेक्चर है आपका योग साधना की बात करने का, ये हम लोग के पास मत कीजिए। हम लोग के प्रभु श्री कृष्ण हैं, हम लोग उन्हें प्रेम करते हैं, उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं तो करेंगे ही। और उनके सिवा और इस दुनिया में कोई हम लोग का ईश्वर नहीं है और कोई प्रेमी नहीं है। हाँ, सूरदास के बाद पद की रचना है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे शमशाद बाबू। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आपका कह रहा था कि ब्रज नारी सो जोग कहत बात कहत न लजाने। उपयुक्त का तात्पर्य है, जब ये उद्धव जी समझा रहे थे योग साधना की बातें तो वही बता रही हैं कि ब्रज नारिनी मतलब कि ब्रज के नारियों से, मतलब कि औरतों से आप योग साधना की बातें करते हुए लजाते नहीं हैं, शर्मा नहीं रहे हैं। तो उनको तो आगे लाज नहीं खेलागत, बेशर्मे बड़ा का हो, ठीक है। तो बेशर्म मत बनो,
तनी शर्म करो, औरतों से आप योग साधना की बातें करें, सधुआइन बने का तरह का सधुआइन नहीं बने के, ठीक है ना। पुरुष ये साधु बनते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन औरतें सधुआइन बनती हैं, निमन नहीं लगती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर था कि क्या ब्रज में नारिनी सो कहत जो लजाने, कहने का मतलब कि उद्धव जी से आपका कौन कह रहा है, गोपियाँ कह रही हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि क्या हे उद्धव जी, आप हम नारियों से ये योग साधना की बात करते हुए लजाते नहीं हैं, शर्मा आपको तनको लज्जा नहीं आ रहा है, बात कहत न लजाने, मतलब कि ये बात कहते हुए आपको लज्जा नहीं आ रही है। किंग प्रतीक प्रतीक जी, ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न में, वही करना है कि तो इसे क्या कीजिए, कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। आप कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जो ये रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी जी की रचना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न संस्कृत की तरफ, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए संस्कृत का गद्यांश का क्या कीजिए, संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ठीक है ना। आई कितना नंबर का आई, 5 नंबर का आई, ठीक है ना। एक संदर्भ देख लीजिए हमने के, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है, वाराणसी पाठ से लिया गया है। और इसके देखना रचयिता का नाम नहीं देता है, ठीक है ना। तो ध्यान देंगे इसके अनुवाद की तरफ, क्या करेंगे, इसका अनुवाद करेंगे। कह रहा है कि क्या कर रहा है, वाराणस्याम प्राचीन काले देवे गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योतिः ददाते। कहने का मतलब यह है इसका कि वाराणसी में, क्या वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती आ रही है, ज्योति जलती आ रही है, ठीक है ना। आगे कह रहा है कि अधुनापि अत्र संस्कृत वाक्य धाराया तत्तम प्रवहति, ठीक है। आगे कह रहा है कि जननाम ज्ञानच्च वर्धयति। कहने का तात्पर्य है कि आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा लगातार, मतलब होला कौन सी, निरंतर प्रवहती हो रही है, मतलब कि प्रवाहित हो रही है, और लोगों का ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है। और क्या हो रहा है, लोगों का जो बुद्धि विवेक ज्ञान है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अत्र क्या कह रहा है कि अत्र अनेके आचार्य मूल्य, क्या कर रहा है, मूर्धन्या विद्वांस वैदिका वर्मस्य, क्या कर रहा है, अध्ययने। आगे कह रहा है कि अध्ययनच्च इदानी निरंतर। कहने का तात्पर्य है कि इस समय भी, क्या इस समय भी यहाँ अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन अध्यापन में लगे हुए हैं। क्या हुए हैं, अध्ययन करने में लगे हुए हैं। कौन, विद्वान, उच्च कोटि के बुद्धिमान, विवेकवान और साहित्यिक भी। अध्ययन अध्यापन का मतलब ये होता है, हाँ जी, ये वाराणसी पाठ से ही लिया गया है, ठीक है। आप पढ़े हैं इसलिए जानते हैं, जो नहीं पढ़े होंगे नहीं जानते होंगे, ठीक है। जो ये आपका कह रहा है कि इसे क्या किया जाता है, पढ़ता जाता है। और आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि न केवलम भारतीय अपितु वैदेशिका गिरवाणया अध्ययन अत्र आगछन्ति निःशुल्क च विद्वान गृहन्ति। कहने का तात्पर्य है कि केवल भारतीय ही नहीं, क्या केवल भारतीय ही नहीं, विदेश से अनेक क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं और यहाँ आकर क्या करते हैं, अध्यापन, मतलब कि शिक्षा ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं, इन शिक्षाओं को, इन विद्याओं को ग्रहण करते हैं। और क्या करते हैं, निःशुल्क में करते हैं। क्या करते हैं, निःशुल्क में करते हैं, मतलब कि कोई शुल्क नहीं लगता है, कोनो पैसा वैसा ना लगेला, ठीक ना। उम्मीद करते हैं आप लोग को इसकी अनुवाद या व्याख्या समझ में आया होगा।
आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसी तरह अथवा में भी आपको प्रश्न देगा, ठीक है। अथवा में ये प्रश्न दिया है, मन करे तो ये कीजिए चाहे वो कीजिए, एक ही करना होता है, ठीक है। कोई एक ही करेंगे, ज्यादा करेंगे नहीं। आगे कह रहा है आप लोग को, क्या कहता, ध्यान दिया जा, कहता कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। यो 5 नंबर क्या वाला देखा जा, जेंगानी गद के दे ओहिंगानी पद के दे, ठीक है ना। अब ई का आगल बा, पद्य का आगल बा, उ का रहल गद्य का रहल, तो हमने के का देखल जी, पद्य का देखल जी। कह रहा कि सार्थय प्रवसतो मित्रम किंस्वन मित्रम गृहे सतः, ठीक है। आतुरस्य च किम मित्रम किस्मन मित्रम मरिष्यतः, ठीक है। ये आपका क्या है, छंद है। बाबू जीवन सूत्राणी, देखा जा, एकदम बिल्कुल सही बोलने वाला, जीवन सूत्राणी से लिया गया। देखा जा, कहता है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणी पाठ से क्या है, अवतरित है, लिया गया है। आपका संदर्भ यहीं तक होगा, क्या होगा, यहीं तक संदर्भ होगा। और इसमें बात क्या है, किसका बात कहा गया है, तो इस श्लोक में यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। क्या दिया गया है, आप लोग महाभारत देखे होंगे, जब पानी के लिए पांचों भाई एक एक करके जाते हैं तो यक्ष क्या करता है, बरियाई से जो पानी भरला उनके परलोक से धार देना, फटाक देने, कहना कि जो ये हमारा है लायक नहीं खे। तो युधिष्ठिर लास्ट में गई बना, तो क्या गल देखल बना कि चारों भैया उल्टल बना जौन हमार। तो यक्ष कहता ना कि हम जो प्रश्न पूछेंगे उससे आपको पानी भी मिलेगा और क्या होगा, आपके भाई जीवित भी हो जाएंगे। तो यक्ष द्वारा वही पूछे गए प्रश्नों का ये क्या बता रहे हैं, उत्तर बता रहे हैं। तो देखिए आपका पहले लाइन का ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि साथ जा रहे लोगों का दल, मतलब कि कारवां, विदेश में रहने वालों का मित्र और घर पे रहने वालों का मित्र उसकी पत्नी होती है। देखिए मतलब कि आप लोग जानते हैं कि साथ जा रहे लोगों का दल, जो दल जा रहा है उसके ही वो मित्र होते हैं, ठीक है। और विदेश में रहने वाले लोग उसके साथ जो रहते हैं वो मित्र होते हैं। और घर में रहने वाली जो मित्र होती है वो होती है हमारी धर्म पत्नी, मेहरारू जे के कहल जाला, ठीक है ना। बात समझ गए लोग, वजह मेहरारू एगो दोस्त होले, मित्र होले। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कि रोगी का मित्र वैद्य होता है और मरने वाला का मित्र क्या होता है, दान होता है। जैसे क्या करे, केहू का बा मरीज बाटे, ओके बुखार भइल बा, ओकर तबीयत खराब बा, तो ओकर मित्र के रही, वैद्य रही, डॉक्टर रही, दवाई रही। आज का होई, मरे वाला रही, ओकर मित्र के रही, दान पुण्य जो कैले रही तो के भलाई होई ओकर, ठीक ना। वो भला आदमी में जाई या स्वर्ग लोक में जाई सीधे, आ नहीं तो कहाँ चल जाई, नरक में चल जाई, तो तेल में यमराज जी छान दियन उनके। अब देखिए इसका भी चाहे तो कर सकते हैं, क्या कह रहा है कि बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजय, ठीक है। दूसरे में कह रहा है कि उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता। ये आपका क्या है, श्लोक है। और इस श्लोक का कह रहा है कि क्या प्रस्तुत हमारे क्या कर रहे हैं, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत में संकलित वीर वीरेण पूज्यते, क्या कर रहा है, वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से अवतरित है, लिया गया है, ठीक है ना। इसमें क्या किस पाठ से लिया गया है, वीर वीरेण पूज्यते के नाम से लिया गया है। अब इसका अनुवाद देखें, कह रहा है कि वंदनम मरणम वापी जयो वापी पराजय। इसका मतलब समझिएगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, ठीक है ना, जीत हो या हार हो। क्या कर रहा है कि उभयत्र समो वीर वीर भाव हित वीर, ठीक है, ही वीरता। कह रहा है कि दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, वीर को ही वीरता कहते हैं, वीर को ही वीरता कहते हैं। जो वीर पुरुष होते हैं
डरते घबराते उबराते नहीं है। ये आपका था क्या, ये इसका अनुवाद था। आगे बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आप, अरे अगला प्रश्न तो वह है, भाग नहीं रहा था। आगे देखिए, दे रहा है आप लोग का कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, एमे जौन देलेबा हमने के खंड काव्य की तो का कहिए, कहता करमवीर भरत खंड काव्य के आधार पर केकई का चरित्र चित्र कीजिए। दूसरा कह रहा है आपका कि करमवीर भरत क्या कर रहा है, करमवीर भरत खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का क्या कीजिए, राजभवन की कथा वस्तु लिखिए। और आपका दे रहा है अगला प्रश्न कि कर्ण खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। आपका चौथा दे रहा है कर्ण खंड काव्य के आधार पर क्या कर रहा है, कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। क्या कीजिए, किसी एक खंड काव्य को आपका करना अनिवार्य होगा। ठीक है, आपको 8-10 खंड काव्य दिए रहेंगे, अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग खंड काव्य निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, अलग अलग खंडों के लिए अलग अलग क्या होते हैं, जगह निर्धारित किए जाते हैं। इनमें से आप लोग को क्या है, करमवीर जो भरत हैं ये किसका है, रामायण का पात्र है। और जो आपका कर्ण खंड काव्य है ये महाभारत का क्या है, खंड काव्य है। ठीक है ना, इसमें क्या है, महाभारत से लिया गया एक पात्र है। तो देखिए, अगर इसकी कर्ण खंड काव्य की बात करें तो कर्ण खंड काव्य में आपका प्रथम सर्ग पूछ सकता है, द्वितीय सर्ग पूछ सकता है, तृतीय सर्ग पूछ सकता है, चतुर्थ सर्ग पूछ सकता है। ठीक है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि प्रथम सर्ग पूछ दिया। क्या, प्रथम सर्ग पूछ दिया, तो हम प्रथम सर्ग का आप लोग को क्या करते हैं, वर्णन कर देते हैं। ठीक है, प्रथम सर्ग हम बताते हैं। प्रथम सर्ग क्या होता है, प्रथम सर्ग होता है रंगशाला में कर्ण। क्या होता है, रंगशाला में कर्ण, रंगशाला में कर्ण, ये आपका पहला हेडिंग रहेगा प्रथम सर्ग का। क्या होता है, ये प्रथम सर्ग का आपका हेडिंग है। ठीक है ना, और इसमें आपका देखेंगे आपका क्या प्रथम सर्ग में क्या होता है। तो देखिए, कुमारी अवस्था में द्रौपदी को नहीं, कुंती को क्या हुआ था, एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई थी। वो कुंवार रहली तबे उनके क्या हो गई है, एगो लड़का हो गई है। ठीक है ना, लड़का भइल ना रहे, एगो वरदान से मिलल है। ठीक है, केकरी वरदान से, सूर्य के वरदान से वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी, जिससे वो क्या हो गई, भयभीत हो गई, डर गई। लोक लाज के भय से उन्हें क्या किए, उस पुत्र को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया, बहा दिया एक टोकरी में रखकर। ठीक है, वो सोचने लगी कि सब कुछ क्या हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा, मेरे मान मर्यादा सम्मान जो है उस पर क्या होगा, आँच आएगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, लोक लाज के भय से उस पुत्र को नदी में बहा दिया। वो पुत्र बहता बहता चला गया कहाँ, हस्तिनापुर के से वो नदी जाती थी, गंगा नदी। ठीक है ना, तो वहाँ पे अधिरथ नामक सूत था। क्या था, अधिरथ नामक सूत था, जिसने देखा और उसको निकाला नदी से और क्या किया, अपने घर ले गया। उस अधिरथ सूत की पत्नी का नाम था राधा। क्या नाम था, राधा नाम था। और राधा के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए वो अपना पुत्र मानकर उसे पालने पोसने लगी। ठीक है, राधा के द्वारा पालन पोषण होने के कारण उसका कर्ण का नाम क्या पड़ गया, राधेय पड़ गया। क्या पड़ गया, राधेय पड़ गया। राधेय पड़ने के बाद धीरे धीरे वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा होने के बाद एक दिन वो क्या गया, राजमहल में गया। कहाँ गया, राजमहल में गया। और राजमहल में जाने के बाद उसे पांडवों ने बहुत ही अपमानित किया। क्या किया, व्यंग बाण बोला। ठीक है, व्यंग बाण मतलब कि अशब्द बोला और कहा कि कौन सी कलश कि उसे क्या कहा जाता था, सूत पुत्र कहा जाता था। क्या कहा जाता, सूत पुत्र। जेकर माई बाप को पता ना रहे कि इनका माई बाप का हो तो उनके क्या कहल जी, सूत पुत्र। कितना लोग लवारिस कहला, लेकिन उस समय क्या कहल जाओ, कौन के,
सूत पुत्र कहल जाओ, और सूत पुत्र कहकर बहुत उसे अपमानित किए, नीचा दिखाए। लेकिन वहीं पर दुर्योधन जो था उसने क्या किया, कर्ण को बहुत ही आदर सम्मान के साथ अपना क्या कहा, मित्र कहा, और कहा कि तुम क्या हो, मेरे बहुत ही अच्छे तुम मित्र हो, क्या हो, परम मित्र हो। उससे बड़ा कोई मित्र अर्जुन दुर्योधन का नहीं हुआ। कहा कि तुम क्या हो, आज से मेरे मित्र हो, और उसे बहुत ही सम्मान दिया, उसे कर्ण देश का राजा बनाया, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया, कर्ण पड़ गया। ठीक है ना। तो देखिए बाद में चलकर जब क्या हुआ, कृष्ण जी जो उनका कही ना कि महाभारत के समय ओके बुला के कहत न कि तू कुंती के लड़का, अब चलो अब क्या कर, अर्जुन और से युद्ध कर, क्या कर, चलो राजपाट दिवाता नहीं। लेकिन वो इतना धर्मवीर था, कर्णवीर था, ठीक है ना, और प्रणवीर था कि जो एक बार ठान लेता था कि ये हमको करना है तो वही करता था, उसके अलावा कुछ नहीं करता था। यदि हम कहें कि वो दानवीर था, क्या कहें, दानवीर था, तो बहुत ही दानवीर था। दानवीर का मतलब कि जो कुछ भी उससे कोई मांगता था वो चुपचाप उसे क्या करता था, दान में दे देता था। ठीक है। उसने कसम खाई थी कि जो भी कोई कुछ हमसे मांगेगा मैं क्या करूँगा, उसे दे दूंगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को बात समझ में आया होगा, और आगे बढ़ते हैं। कर्ण की प्रशंसा करने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। कर्ण बहुत महान था, क्या था, कर्ण बहुत महान था, उसकी प्रशंसा में कोई शब्द नहीं बचेंगे। इतना उसकी प्रशंसा की जाए उतना अधिक है। वो इतना बलवान था कि 5 भाइयों को हराया था, ठीक है, युद्ध में। अर्जुन को भी, युधिष्ठिर को भी, भीम को भी, नकुल को भी और सहदेव को, सबको ये जीवन दान दिया था कर्ण ने, और साबित किया था कि मैं तुम लोग का क्या हूँ, बड़ा भाई हूँ। यदि हम बात करें तो एक बार ऐसी स्थिति आई थी युद्ध में कि जब अर्जुन और कर्ण सामने आए थे, तब अर्जुन बाण चलाते थे तो कर्ण का रथ 10 कदम पीछे जाता था, और वहीं अर्जुन तो 10 कदम पीछे हटा दिया ना कर्ण के रथ, और कर्ण मारता था बाण जब अर्जुन के रथ पे तो 2 कदम पीछे जाता था। और इस बात को देखकर श्री कृष्ण ने और क्या कर्ण का वाहवाही किए, तो उस पे अर्जुन ने श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, आप ये नहीं देख रहे हैं कि मैं मार रहा हूँ बाण तो उसका 10 कदम पीछे जा रहा है, और वो मार रहा है बाण हमारे रथ पे तो 2 कदम पीछे जा रहा है। तो उन्होंने समझाया कि हे अर्जुन, मैं तीनों लोगों का भार लेकर इस पे बैठा हूँ, क्या, तीनों लोगों का भार लेकर मैं यहाँ बैठा हूँ, और तुम्हारे ध्वज पे, तुम्हारे रथ पे हनुमान जी बैठे हैं, और सोचो कि तुम्हारा रथ 2 कदम ही पीछे जा रहा है, तो सोचो कि ये पूरे पृथ्वी को 2 कदम पीछे हटा रहा है। तब अर्जुन को बात समझ में आया कि हमार ना रहितन ई प्रभु ए रथवा पर, तो हमार रथवा के तो चुगनी चुगनी हो गई रहित। युद्ध के बाद जब अर्जुन को एकांत में ले गए श्री कृष्ण, कहे कि हे अर्जुन, ये रथ हमें त्यागना पड़ेगा। तो वो रथवा तो एकदम नीमन लौकत रहे, तो कहना कि रथ त्यागना पड़ेगा, ये रथ तो अच्छा ही है। तो कहे कि उतरो, उतरे, ठीक है। अब बोले कि रथ तो अच्छा ही है, तो हनुमान जी से बोले कि आओ हनुमान जी। तो हनुमान जी को देखे, प्रणाम किए, और कहे कि चलो ठीक है भाई। हनुमान जी भी हमारे साथ युद्ध में शामिल थे, और कहे कि हे प्रभु, रथ तो अच्छा है। हनुमान जी कहे कि हे प्रभु, मैंने सबके बाणों से, अस्त्र शस्त्र से इस रथ की रक्षा की है, लेकिन कर्ण के बाणों से मैंने इस रथ को नहीं बचा पाया। अर्जुन देखकर आश्चर्यचकित रह गए, और सोचे कि जब ये व्यक्ति देख रहा है कि क्या है, हनुमान जी कह रहे हैं कि रथवा खराब बा, रथवा तो अभी नीमने बा, ये कैसे कहत न खराब बा। तो कहना कृष्ण जी, ये हनुमान जी तू अपन का कर, ध्वज उतार लो। जब ध्वज उतरना हनुमान जी, तो का भाई, रथ का पुर्जा पुर्जा उधिया गई, ठीक है। तो तब एहसास हुआ अर्जुन को
कि वास्तव में कौन क्या था, एक महान योद्धा था, महान व्यक्ति था। इसी के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका 26 नंबर, कह रहा है कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए जो आपको 5 नंबर का आएगा। कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर का होगा। आपका बात नहीं समझ पा रहे हैं हम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका अगर उल्लेख करना है एक रचना का, कह रहा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, डॉक्टर कौन है, राजेंद्र प्रसाद हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी हैं और रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो हम आप लोग से यही सलाह देंगे कि आप लोग डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का याद कर लीजिएगा और आप लोग पद्मलाल पूनालाल बख्शी का याद कर लीजिएगा। ये 2 लेखकों का आप लोग यदि याद कर लेते हैं तो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में ये देखने को पूरे मिलेंगे। ये दोनों आसानी से आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको जीवन परिचय लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगले प्रश्न 26 नंबर प्रश्न आता है। इसमें ख दे रहा है कि दिए गए क्या, अरे भाई, पर है कि दिए गए किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखिए। क्या करना है? जीवन परिचय लिखना है। कहने का मतलब यह है कि विजय नारायण शुक्ला जी सर, इसमें आपका दे रहा है कि महाकवि सूरदास हैं और बिहारी लाल हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं। तो इसमें भी 2 रचनाएं याद कर लीजिएगा, मैथिली शरण गुप्त को याद कर लीजिएगा और बिहारी लाल को याद कर लीजिएगा, ठीक है। जब बिहारी लाल को हमारे यहाँ जन सुभाष खंड काव्य चलता है, चलिए कोई बात नहीं है जी। हाय हाय आदर्श जी, एकदम हाय हाय, ठीक है ना। इसमें 2 रचनाएं याद कर लेंगे तो आप लोग क्या कीजिए, अच्छा खंड काव्य की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है, उनके बारे में बता देंगे जी, ठीक है। उनके बारे में अलग से वीडियो बनाकर हम डाल देंगे, ठीक है ना मिसबा जी। ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों याद कर लेंगे आप लोग तो क्या बिहारी मैथिली शरण गुप्त का तो बिल्कुल मिलेगा आपके प्रश्न पत्र में 2025 में, आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है। जो आपको कितने नंबर, 5 नंबर दिलाएंगे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न 27 नंबर की तरफ। कह रहा है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में कंठस्थ कोई श्लोक क्या करना है, मुझे लिखना है और वो कितना नंबर दिलाएगा, 2 नंबर दिलाएगा, ठीक है। 2 लाइन का श्लोक याद कर लीजिए और क्या कर लीजिए, एकदम ही हमने के मिल जाए साहब। आदर्श बाबू तू डेली पूछे ला, नीमन ना लगेला हमारा, ठीक ना। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपके विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तक एवं पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इसमें क्या करा है, इन्हें मांगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को क्या कीजिए, पत्र लिखना है। और पत्र लिखने का कितना मिलेगा आपको, 4 नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, 4 नंबर मिलेगा। और 4 नंबर के लिए पत्र हम आप लोग को बता देंगे, या ये कीजिए या ये कीजिए। कह रहा है कि क्या करा है, अखिल भारतीय वाद विवाद प्रयोजन क्या करा है, प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार क्या विजेता मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। अपने मित्र को बधाई पत्र लिखिए, क्या हो, बधाई हो मित्र, तुमने क्या किया, ये पुरस्कार जीता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक पत्र हम क्या करेंगे, बता देंगे। उसी तरह आपको ये प्रश्न दे रहा है 29 नंबर, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि आपको 2 प्रश्न करने अनिवार्य होंगे जो 4 नंबर के होंगे। एक प्रश्न कितने का होगा, 2 नंबर का होगा, ठीक है। जैसे प्रश्न दे दिया कि चंद्रशेखर को आसित, तो चंद्रशेखर कौन थे, चंद्रशेखर, हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छे, इसी तरह याद करना चाहिए, ठीक है। निबंध आपको लिखना पड़ेगा और जो ये आपका पत्र है वो भी लिखना पड़ेगा। आप लोगों को 1-2 हम पत्र बता देंगे जो मुख्य मुख्य होंगे, जैसे अपने मित्र पर आता है, ठीक है, ये आता रहता है, हेलो सर जी, एकदम हेलो। और देखिए कह रहा है कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकार देशभक्त आसित। कहने का मतलब यह है कि चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्या थे, क्रांतिकारी थे और देशभक्त थे, ठीक है ना।
बाबू एक ही बच्चे रहेंगे, एक ही बच्चे को पढ़ाएंगे, जिसको पढ़ना होगा पढ़ेगा आदर्श बाबू, और नहीं पढ़ेगा तो तुम्हारी तरह बकवास करेगा। ठीक है, तो बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं पढ़ना है आप दूसरे चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। तो क्या एक ही लोग थोड़ी ना पढ़ाते हैं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि वीर केन पूज्यते। ठीक है, तो मतलब इसका है कि वीर को कौन पूजता है। दूसरा प्रश्न इसका हो जाएगा आंसर कि वीर वीरेण पूजते, वीर को वीर ही पूजता है। क्या, वीर को वीर ही पूजता है। ठीक है, मोहद शमशाद बाबू जी। ठीक है, बिल्कुल, हेलो सर जी, हेलो। और आपका दे रहा है तीसरा प्रश्न कि वाराणसी नगरी कस्य नद्या कुले स्थित। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है। जी बोले हैं सर मोहद जी। शमशाद बाबू एकदम बोले हैं, हम काहे नहीं बोले हैं जी, बोले तो हैं। अब इसमें कह रहा है कि वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो दे रहा है कि वाराणसी गंगया नद्या कुले स्थिता, मतलब कि वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे कह रहा है ज्ञान कुत्र, क्या कह रहा है, संभवती ज्ञान, क्या कह रहा है, ज्ञान सर्वत्र संभवती, ज्ञान सभी ओर फैला हुआ है। क्या हुआ है, ज्ञान सभी तरफ फैला हुआ है सर जी। देखिए संस्कृत में आपको श्लोक जीवन सूत्राणी से इसमें देता है अधिकतर। ठीक है, जीवन सूत्राणी से बार बार पूछता है प्रश्न। ठीक है, तो आप कोई भी श्लोक जीवन सूत्राणी से याद कर लीजिए, और एक ही श्लोक आपको याद करने की जरूरत है, क्योंकि एक दो लाइन का याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कोई भी दो लाइन का याद कर लीजिए, बाकी तो व्याख्या करने को, अनुवाद करने को देता है संदर्भ सहित। और ये प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर क्या करना है, निबंध लिखना है। कह रहा है कि जल है तो कल है। दूसरा कह रहा है कि मेरा सपनों का भारत, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, बेरोजगारी की समस्या और उनका समाधान, और जीवन में कंप्यूटर का महत्व। इनमें से कोनो पर हमने क्या कल जी, एप्लीकेशन लिख दिया जी, का निबंध लिख दिया, एप्लीकेशन ना निबंध लिखल जी। ठीक है, अरे बाबू एप्लीकेशन तो अके हम कलियाँ बताऊँ, कलियाँ ना देखो जा तो हम लोग का कलियाँ एप्लीकेशन हम बताई नहीं। ठीक है ना, एप्लीकेशन तो हम लोग शायद ना ध्यान दे रखो वजह, एप्लीकेशन अंतिम प्रश्न बताए थे, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, वो अलग की बात है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग इसके निबंध की तरफ। निबंध को देखेंगे, निबंध को कैसे करेंगे। ठीक है, कह रहा है कि बेरोजगारी की समस्या और उसका समाधान, ये हम आप लोग को निबंध लिखने को बता रहे हैं, आप लोग देखेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा, बढ़िया है। ठीक है मिसबाह जी। आगे कह रहा है संकेत में लिखेंगे कि बिंदु, क्या कर रहा है, संकेत बिंदु कर रहा है, प्रस्तावना लिखेंगे, बेरोजगारी का अर्थ लिखेंगे, बेरोजगारी के कारण लिखेंगे, बेरोजगारी काम करने का उपाय लिखेंगे, बेरोजगारी को कम करने का उपाय लिखेंगे। ठीक है, और देखिए प्रस्तावना में क्या लिखेंगे, आज अनेक समस्याएं भारत के विषय में बाधा उत्पन्न कर रही हैं। अब बेरोजगारी की समस्या इनमें से एक हर वर्ग का युवक का समस्या से जूझ रहे हैं। जो क्या है, जो समस्या है ये बेरोजगारी की, हर वर्ग के लोग इससे क्या कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका सामना कर रहे हैं। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग पॉइंट की तरफ इसके। अब देखिए बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है, क्या होता है बेरोजगारी का अर्थ, इसको ध्यान देंगे। और इसी तरह हेडिंग बाय हेडिंग हम क्या करेंगे, निबंध को लिखेंगे। इसलिए अंतिम में निबंध लिखिएगा, अंतिम में निबंध लिखिएगा, पहले मत निबंध लिखना शुरू कर दीजिएगा, नहीं अंतिम में लिखिएगा। सारे प्रश्नों का आंसर लिख लीजिएगा, आराम से निबंध को लिखिएगा। ठीक है, क्योंकि आराम से इसमें ज़्यादा लिखना होता है, सारे प्रश्नों का हल करेंगे, नहीं तो इसको लिखने में आपके अन्य प्रश्न छूट जाएंगे। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े प्रश्नों को पहले करते हैं, नहीं पहले छोटे प्रश्नों को आप कर लीजिए, हल कर लीजिए, उसके बाद बड़े प्रश्नों को हल कीजिए। ठीक है ना, इस तरह से करना है। कह रहा है कि बेरोजगारी का अर्थ है जब कोई योग्य तथा काम करने का इच्छुक व्यक्ति काम मांगने और उसे काम न मिल सके, अथवा जो अनपढ़ और क्या हो अप्रशिक्षित व भी काम के अभाव में बेकार है। कहने का मतलब यह है कि पढ़े लिखे जो व्यक्ति हैं, काम के लिए इच्छुक हैं, काम कर लिए परेशान है कि मैं काम करूं, इधर जाऊं उधर जाऊं,
जो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उनको भी जब नौकरी न मिले, काम न मिले, तो ऐसे को क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बेरोजगार कहते हैं। कुछ बेरोजगार काम पर तो लगे हैं, लेकिन वे अपनी योग्यता से बहुत कम धन कमाते हैं। कहने का तात्पर्य है कुछ तो लोग क्या हैं? काम पर लगे हुए हैं, नौकरी मिली हुई है, लेकिन उनकी जितनी योग्यता है, मतलब कि उनका योग्यता बा कि 5 लाख कमाई, ठीक ना? कितना लाख? 5 लाख, लेकिन मिलता उनके 1 लाख। क्या मिलता है? 1 लाख मिलता। ठीक है ना? यह बात यहाँ समझे ले बा। इसीलिए वे स्वयं को बेरोजगार ही मानते हैं। वो क्या करते हैं लोग? वो अपने आप को बेरोजगार ही मानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग। और कह रहा है कि बेरोजगारी के कारण देश का आर्थिक विकास रुक जाता है। जो क्या होता है, जब क्या होता है, बेरोजगारी जो होता है सबके बीच, जैसे हर व्यक्ति क्या है? काम खोज रहा है, काम के लिए इधर उधर भटक रहा है, तो बेरोजगारी इससे बढ़ेगी और इसका आर्थिक प्रभाव भी हमारे देश पर क्या होगा? पड़ेगा। और है कि एक सर्वेक्षण के अनुसार यह संख्या वर्ष में 1985 में 3 करोड़ से अधिक थी। क्या सोचा जा कि 1985 ईस्वी में 3 करोड़ से अधिका बेरोजगार रहे लोग। ठीक है ना? जबकि एक अन्य अनुमान के अनुसार प्रत्येक वर्ष यह संख्या लगभग 70 लाख की गति से बढ़ रही है। सोचा जाए एक वर्ष में अगर मान लो जाए कि हमें 86 कर दिला जाए तो क्या हो जी? 3 करोड़ 70 लाख हो जाए। ठीक है ना? बेरोजगारी। बात समझ गए? आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए बेरोजगारी का कारण, बेरोजगारी का कारण का बा हो देखे के भाई, ध्यान दियल बा। ठीक है, कहता कि बेरोजगारी के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। क्या है? निम्नलिखित हैं, बहुत सारे हैं। जिसमें पहला कहता कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि। जनसंख्या फटाफट बढ़ता। कितना लोग तो क्या कर लो? जनसंख्या हम दो हमारे दो का नीति नहीं करते हैं, हम हमारे 10 भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं करना है। आप पढ़े लिखे समझदार हैं तो बेरोजगारी का कारण को रोकना है, हमें रोक लगाना है। तो हम दो हमारे दो से ही संतुष्ट रहें। हम दो हमारे 4 या 10 मत कीजिए। ये सब भगवान की देन नहीं है, ये हमारा देन होता है कि जब तक हम क्या करेंगे, उसका उपाय नहीं करेंगे तो हमारा 200 को हो सकता है 2 के बाद। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, ये तीव्रता से बढ़ने का भी क्या है? कारण है। जनसंख्या जब तीव्रता से बढ़ेगी तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शिक्षा प्रणाली में व्यवहारिक शिक्षा के स्थान पर क्या होता है? सैद्धांतिक शिक्षा से को अधिक महत्व दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहा है तीसरा, कुटीर उद्योगों की अपेक्षा करना। ठीक है, कुटीर उद्योग होते हैं उनका अपेक्षा करना। पता है सर जी, ठीक है, धन्यवाद। चौथा नंबर कह रहा है देश के प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग नहीं करना। जो देश के आपके संसाधन है उसका अच्छी तरह से उपयोग कोई नहीं कर पाता है। पांचवा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय कृषि के दशा अत्यंत पिछड़े होने के कारण कृषि क्षेत्र में भी क्या होता है? बेरोजगारी बढ़ रहा है। क्या होता है? भारतीय जो कृषि दशा है वो अत्यंत पिछड़ी हुई है। क्या है? सब ये नहीं जानते हैं कृषि कैसे किया जाता है, कैसे उत्पादन किया जाता है, कौन सा खाद पड़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। ये जब कोई नहीं जानेगा तो क्या है? पिछड़ा है। जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो एक नियम के अनुसार को खेती को करेंगे और बढ़िया उपज उपजाएंगे, और जो पढ़े लिखे नहीं है वो क्या करेंगे? गोबर काछेंगे। आगे कह रहा है, छठवां पॉइंट कह रहा है कि आप कौन हो। हाँ हाँ, अच्छी बात है। हम दो हमारे दो का एकदम नारा रखिएगा। लेकिन जब बियाह हुई तब, अभी तक बियाह तो और भइल ना हुई। शमशाद बाबू एकदम बियाह करिए तो ये फंडा अपनैया। हम दो, ठीक है, हम दो और हमारे दो, ये ना कि हमारे दो हमारे 6, नहीं, ये नहीं, ये अपनाना नहीं है। हाँ, लड़के की बात कर रहे हैं। कह रहा है कि कुसंग एवं प्रशिक्षित व्यक्तियों की कमी के कारण उद्योगों को संचालित करने के लिए विदेशी कर्मचारियों को बाहर से
लाना। क्या होता है, जब हमारे यहाँ प्रशिक्षित लोग नहीं मिलेंगे, शिक्षित लोग नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, विदेशों से लोग को मंगाएंगे। तो अपने देश में हम विदेशों के लोगों को क्या कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, मंगा रहे हैं, तो वहाँ के लोग को काम दे रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को प्रोत्साहित नहीं कर रहे हैं करने के लिए। अब देखिए, इसका बेरोजगारी कम करने का उपाय कौन कौन सा उपाय करेंगे तो बेरोजगारी कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि बेरोजगारी का कम करने का निम्नलिखित उपाय है। पहला इसमें उपाय है कि जनता को शिक्षित करे, जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाना। जनता को क्या करें, शिक्षित करें, पढ़ाएं लिखाएं, और क्या करें, उन्हें क्या करें, वृद्धि जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगाने के लिए समझाएं, बताएं कि क्या करो, कि तू कौन कौन चीज का प्रयोग करो, रोको के जनसंख्या का। देखे होंगे कि एड आता है, ठीक है ना, सुरक्षा कवच का। आप क्या कर सकते हैं, उस सुरक्षा कवच का यूज करके अपने जनसंख्या वृद्धि को रोक सकते हैं। इसीलिए क्या होता है, वो चलाने का आदेश है। और आप देखे होंगे कि टीवी पर इसका प्रचार भी बहुत बढ़ चढ़ के आता है। ठीक है, आप लोग उसको गलत मानते हैं, लेकिन उसको गलत नहीं मानना चाहिए। जो आपका क्या है, ये जनसंख्या वृद्धि है, इसको जब रोक लगाएंगे तो अभी क्या होगा, हम लोग को रोजगार मिलेगा और क्या करेंगे, अधिक विकास होगा। ठीक है, आगे कह रहा है दूसरा पॉइंट कि शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन तथा सुधार करना। क्या होता है, शिक्षा प्रणाली में हम क्या करें, परिवर्तन करें, बदलाव करें, और अच्छा से अच्छा क्या करें, शिक्षा दे। कर है कुटीर उद्योगों की दशा सुधारने पर जोर देना। ठीक है, जो कुटीर उद्योग हैं उसको सुधारने पर जोर देना। क्या करना, जोर देने का मतलब कि उसको प्रोत्साहित करना, बनाना, आगे बढ़ाना। किसी भी कंपनी को आप क्या करते हैं, जब कब आगे बढ़ा सकते हैं, जब उसमें मेहनत करेंगे। ठीक है सर जी, एप्लीकेशन बाबू लगभग आज नहीं बताएंगे क्योंकि टाइम हो गया है, मैच चलाने का समय हो गया है। और देख लीजिए आगे, देखिए आपका चौथा पॉइंट कह रहा है देश में विशाल उद्योगों की अपेक्षा लघु उद्योग पर अधिक ध्यान देना। जो आपके बड़े बड़े उद्योग हैं, विशाल उद्योग हैं, मतलब कि बड़ा कंपनी है, उस पर न ध्यान देके आपके छोटे छोटे जो कंपनी है उस पर ध्यान देकर उसे भी बड़ा बनाना। ये हम क्या करेंगे तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या मिलेगा, अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। मुख्य उद्योगों के साथ साथ सहायक उद्योगों का भी विकास करना। जो आपके आसपास पे उद्योग हैं उन लोग का भी सहायता करेंगे, उसे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो उनमें भी क्या मिलेगा, आपको रोजगार मिलेगा। छोटे छोटे उद्योगों में भी क्या करता है, लोगों को रोजगार मिलता है। पांचवा की बात करें तो सड़क का निर्माण, रेल परिवहन का विकास, पुलों व बांधों का निर्माण तथा वृक्षारोपण आदि करना, जिससे अधिक से अधिक संख्या में बेरोजगारों को क्या मिलना, रोजगार मिलना। कहने का मतलब यह है, आपको तात्पर्य यह है, बात को समझिएगा। जब क्या करेंगे, हम सड़क बनाएंगे, सड़क का निर्माण करेंगे, ठीक है, रेल परिवहन का विकास करेंगे, पुलों और का निर्माण करेंगे। जब पुल बनाएंगे, क्या करेंगे, सड़क बनाएंगे, तो व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, लोगों की जरूरत पड़ेगी, उसमें काम करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, बेरोजगार जो हैं उनको पकड़ के ले जाएंगे, उस काम में लगाएंगे, और क्या मिलेंगे, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। ठीक है, जब ऐसा कार्य करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सकेंगे। छठा कह रहा है सरकार द्वारा कृषि को विशेष प्रोत्साहन एवं सुविधाएं देना, जिससे युवा गांवों को छोड़कर शहर में की ओर न जाए। कह रहा है कि क्या, जो सरकार है वो कृषि करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करें, जिससे जो गांव के लोग हैं वो शहर न आए। क्या, शहर न आए, और कृषि पर ध्यान देकर कृषि मतलब कि खेती को अपने आगे बढ़ाएं। ठीक है ना, बात को समझ गए, उम्मीद करते हैं आप लोग समझे होंगे। ठीक है, आप हमारे बात को समझ गए, इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। ठीक है, और देखिए क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी का दुष्प्रभाव बहुत बुरे पड़ता है। ठीक है ना, तो कह रहा है कि बेरोजगारी का दुष्प्रभाव भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि बेरोजगारी अपने आप में एक समस्या होने के साथ साथ अनेक सामाजिक समस्याओं को भी क्या होता है, जन्म देती है। कहने का तात्पर्य है, जो बेरोजगारी है एक बड़ी बहुत समस्या है, और उसे क्या करेंगे, जब उस समस्या को नहीं खत्म करेंगे तो अनेक समस्या को हम जन्म देते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है ना, और उन्हें यदि हम बेरोजगारी के दुष्परिमाण अथवा दुष्प्रभाव कहें तो क्या है, अनुचित नहीं होगा। क्या कहें, उसे जब हम बढ़ावा देंगे बेरोजगारी को,
ठीक है, उस समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो उसको क्या होगा, और बीमारी हमारा बढ़ेगा। जब हमारे बुखार भइल बा, हम दवाई ना खाए तो क्या हो, हमारा बीमारी और बढ़ी, ठीक है ना। तो कहियो क्या हो जी कि ए लोग से दूसरा लोग में चल जाए हम, तो वही गानी कहता कि ओकर समाधान ना करी तो बीमार और बेरोजगारी बढ़ी, ओके और जन्म दी। यह कहता आगे कि ओके दुष्प्रभाव कहल हमनी के अनुचित नहीं के उचित बाटे, ठीक है ना। आगे कहता बेरोजगारी के कारण निर्धनता में वृद्धि होना, कह रहा है कि जो आपका बेरोजगारी है, क्या बेरोजगारी है जो, उसमें क्या हो रहा है, आपका निर्धनता बढ़ता है। जो बेरोजगार लोग होते हैं उनके बाद धन नहीं होगा, क्या होगा, धन की कमी होगी। आगे कह रहा है तथा भूखमरी की समस्या उत्पन्न होती है। बेरोजगारी के कारण मानसिक अशांति की स्थिति में लोग चोरी, डकैती, हिंसा, अपराध, हत्या आदि की ओर क्या होते हैं, प्रवृत्त होने की पूरी संभावना बन जाती है। कहने का मतलब कि जो बेरोजगार रहेगा वो क्या करी हो, वो चोरी करी, डकैती करी, छिनौती करी, ठीक है ना, क्योंकि घर में डाका डाली। तो ये तरीका से अगर एक कुल के रोके के बाद तो हमनी के क्या कल जाओ, बेरोजगार के रोजगार दिल जाए तो कमाई धन होन, तबे चोरी डकैती ना करी, ठीक है। आगे ध्यान दिया जाओ तो कहता कि अपराध एवं हिंसा में हो रही वृद्धि का सबसे बड़ा कारण बेरोजगारी ही है। कई बार तो बेरोजगारी की क्या भयावह स्थिति में तंग आकर लोग आत्महत्या भी कर बैठते हैं। जो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, क्या बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, वो क्या करेंगे, एक दिन इससे परेशान होकर आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या करेंगे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों मित्रों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यदि आप लोग को कोई समस्या है तो फटाफट आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या कोई समस्या है इस मॉडल पेपर में, आप लोग को फटाफट कमेंट कीजिए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके बताते हैं। कोई किसी को समस्या है तो फटाफट बोलिए। आप लोग के पास हम समय दे रहे हैं 30 सेकंड का, फटाफट बताइए। देखते हैं कितने लोग कमेंट करके दे रहे हैं। देखिए मॉर्निंग में आपका सुबह 5 बजे से चलता है क्लास मैथ का, ठीक है, मैथ चले या साइंस चलता है। उसके बाद आपका 6:30 बजे से हम चलाते हैं सोशल साइंस। क्या है आपका, यदि हम बात करें क्या सुबह के क्लास का, ठीक है, सुबह के क्लास का बात करें तो 5 बजे से आपका चलता है सुबह में, ठीक है, गणित। क्या चलता है, गणित चलता है या विज्ञान चलेगा, क्या चलेगा, विज्ञान चलेगा। कितने बजे तक चलता है, तो ये 6:30 बजे तक चलता है, ठीक है। और 6:30 बजे से लेकर, ठीक है, और जितना समय तक हम चलाना चाहें तो हिंदी चलाते हैं, कभी सामाजिक चलाते हैं, ठीक है, सामाजिक चलाते हैं या संस्कृत भी चल सकता है। क्या, संस्कृत, याद रखिएगा। ये सुबह का आपका शेड्यूल है, कोई भी सब्जेक्ट चल सकता है सुबह में। ये चंजीत सर पढ़ाते हैं आपका गणित और विज्ञान सुबह 5 बजे से 6:30 बजे तक, ठीक है, 6:30 बजे से बाकी हमारा सब टाइम है, दिन भर पढ़ाएं, ठीक है, जब तक पढ़ा सकें, ठीक है। तो आप लोग का दोनों सब्जेक्ट चलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कह रहे हैं कि मिसबाह, ठीक है, अच्छी बात है, मैथ नहीं है साइंस है तो साइंस ही पढ़िए। अभी पढ़ाएंगे सर जी, और आप लोग से अलविदा लेते हैं। धन्यवाद आप लोग को कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग पढ़िए मैथ, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा। हम चलते हैं।